दोस्तों नमस्कार। मैं प्रशांत कौशिक संवाद इंडिया के मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। इस समय देश में जो राजनीतिक माहौल है बड़ा गरमाया हुआ है, आप सभी जानते हैं। और 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया जब से शुरू हुई है, लगातार चुनावी जो दांव-पेच हैं, राजनीतिक पार्टियां लगातार अपने-अपने स्तर से उसे आजमा भी रही हैं और उसमें कहीं न कहीं उसमें रणनीति के तौर पर फेर-बदल भी करती दिखाई देती हैं। और 3 राज्यों के विधानसभा चुनाव जिसमें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और मिजोरम में चुनाव संपन्न हो चुके हैं। और अब राजस्थान 25 तारीख में और तेलंगाना के अंदर 30 तारीख में चुनाव 2 राज्यों के रह गए हैं। और इसमें राजस्थान का चुनाव जो है सबसे ज़्यादा ध्यान केंद्रित करने वाला चुनाव बना हुआ है। क्योंकि जिस तरह से जो मुख्य राजनीतिक पार्टियां हैं, कांग्रेस और बीजेपी, दोनों ने पूरी ताकत अपनी राजस्थान के अंदर लगा दी है। और जहाँ राजस्थान में कांग्रेस दावा कर रही है कि कई अनेक वर्षों की जो परंपरा है, हर 5 साल में सत्ता बदलने की, इस बार वह बदलेगी, परंपरा बदलेगी और कांग्रेस की राजस्थान में सरकार पुनः इस बार भी वापसी आएगी। वहीं बीजेपी दावा कर रही है कि अशोक गहलोत से लोग नाराज हैं और बीजेपी की सरकार वहां बनने जा रही है। तो राजनीतिक दावे जो तमाम तरह के दलों के हैं, वे अपने-अपने हैं। लेकिन वहाँ की जो राजनीतिक हालात हैं, वहाँ का जो राजनीतिक परिदृश्य है, वह क्या इशारा करता है? वह क्या बताता है कि सत्ता का गणित जो है, कौन से राजनीतिक दल के समर्थन में कहीं न कहीं दिखाई देता है? और इसी बात पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ देश का बहुत ही वरिष्ठ पैनल है। हमारे साथ प्रेम कुमार जी जुड़े हुए हैं, बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं और अनेक वर्षों का उनका पत्रकारिता का अनुभव है और लगातार टीवी डिबेट में या अन्य चैनल के माध्यम से हम उनकी डिबेट भी सुनते हैं, उनके विश्लेषण भी जानते हैं और समझते हैं। मैं बहुत-बहुत स्वागत करता हूं उनका। साथ ही हरिशंकर जोशी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत लंबा पत्रकारिता का उनका अनुभव है। अनेक चुनाव को उन्होंने कवर किया है और राजनीतिक पार्टियों की जो गतिविधि है, उनकी संस्कृति उसको भी अच्छी तरह जानते हैं। उनका मैं बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। तो सबसे पहले प्रेम कुमार जी से चर्चा की शुरुआत करते हैं। प्रेम कुमार जी, आपको क्या लगता है कि वर्तमान राजनीतिक हालातों में राजस्थान का चुनावी गणित है, किस करवट बैठ रहा है? और साथ ही जो घोषणा पत्र बीजेपी के और कांग्रेस के सामने आए हैं, वह उसमें तमाम तरह के दावे और वादे उन्होंने किए हैं। और साथ ही रसोई गैस की जो बात है, वह लगता है राजस्थान में मुख्य मुद्दा बन रहा है। जहाँ अशोक गहलोत ने ₹500 का सिलेंडर देकर अपने जो कार्यकाल है उनका उसमें उन्होंने शुरुआत कर दी थी। और उसी के काउंटर करते हुए बीजेपी ने 450 का सिलेंडर देने की बात कही है। वहीं अशोक गहलोत को और कांग्रेस ने घोषणा पत्र 400 की देने की बात उसमें कहा है। तो ऐसे में क्या रसोई गैस सिलेंडर और महंगाई के जो मुद्दे हैं, वह मुख्य भूमिका निभा रहे हैं? साथ ही ओपीएस के या दूसरे जो मुद्दे हैं, आपको क्या लगता है कौन से मुद्दे महत्वपूर्ण इस भूमिका चुनाव में निभाएंगे? प्रेम कुमार जी। जी, प्रशांत जी, आपने जो सवाल पूछे उसमें 3 बातें हैं सवाल के रूप में जो मैंने पढ़ा, समझा। एक तो ये कि जो रिवाज होता है उस हिसाब से उसमें कोई बदलाव आने वाला है कि रिवाज कायम रखने वाला है। जी, दूसरा जी। ये कि जो गारंटियाँ हैं, लोक लुभावन योजनाएँ हैं, उस पर क्या स्थिति बनने वाली है, मतदाता किस ओर आकर्षित होने वाले हैं। और तीसरा ये कि चुनावी संभावनाएं क्या हैं। ये 3 प्रश्न आपकी ओर से आए। तो जी। इसमें देखिए, हम ये देखते हैं कि राजस्थान के चुनाव में आम तौर पर हर बार ये होता रहा है कि पहले से लोग समझ ज्यादा करते थे कि ये सरकार जा रही है और ये सरकार आ रही है। इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि राजस्थान के मतदाता हर बार नेगेटिव वोटिंग करते रहे हैं, यानी सरकार को उखाड़ने के लिए वोटिंग करते रहे हैं, ये भी कह सकते हैं। लेकिन इस बार आप हर एंगल से देखिए, या तो सर्वेयर्स को देख लीजिए, वो जो बता रहे हैं, किसी समय भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ी लीड के साथ दिखा रहे थे और कांग्रेस को बहुत पीछे दिखा रहे थे, लेकिन ये लीड घटती चली गई है और कांग्रेस की बढ़ती चली गई है। सट्टा बाजार को देखें तो सट्टा बाजार भी जो कभी 130 के करीब बीजेपी को सीटें दे रहा था, अब वो 110 पर आ गया है और कांग्रेस को 80-90 के आस बीच में बता रहा है। यानी कांग्रेस की स्थिति सट्टा बाजार में भी मजबूत हो रही है और बीजेपी की पहले से घट रही है। तो इसके अलावा एक जो बात विश्लेषकों की और पत्रकारों की माने, तो ज्यादातर लोग ये कहने की स्थिति में नहीं है या संकोच कर रहे हैं कि क्या होगा, कि कौन जीत कर आएगा, रिवाज बदलेगा कि रिवाज कायम रहेगा, वो संकोच या परहेज कर रहे हैं। तो इन तीनों बातों को जोड़कर देखें तो परिस्थिति हर बार के चुनाव से भिन्न है, कि कोई ये नहीं कह रहा है कि कांग्रेस जा रही है दावे के साथ। तो इसका मतलब है कि रिवाज विश्लेषण में बदल चुका है, सर्वेक्षण में बदल चुका है, आकलन में बदल चुका है। तो अब केवल परिणाम में देखना बाकी है कि रिवाज बदलता है कि नहीं बदलता है। तो ये आपके एक प्रश्न का जवाब हुआ।
दूसरा है कि ये स्थिति क्यों हुई, उस वो बाकी प्रश्नों में आते हैं कि क्या जन कल्याणकारी योजनाएं काम कर रही हैं। तो हम ये देखते हैं कि ये चुनाव जो भी हमारे देश में अलग अलग प्रदेशों में हुआ, उसमें 2 साल का कोरोना काल भी रहा। इसके अलावा अशोक गहलोत के संदर्भ में आपस की गुटबाजी में एक आध साल खत्म हो गए। तो अशोक गहलोत को काम करने के लिए कम समय मिला, लेकिन फिर भी इस दौरान उन्होंने इतने कुछ माइलस्टोन घोषणाएं उन्होंने कर दी और उस पर अमल कर दिया। केवल घोषणाएं नहीं की, अमल करके दिखा दिया, जिसमें उनकी क्रांतिकारी योजना कही जा सकती है हेल्थ सेक्टर का बीमा वाला योजना। और अब जो घोषणा पत्र आया, हम उसको भी जोड़ लेते हैं इस बात में कि घोषणा पत्र में कुछ ऐसी बातें आई हैं जो पूरे देश में आने वाले समय में राजनीति का मार्गदर्शन करेंगे। अब वो ये है कि राइट टू एजुकेशन को लाना नीतिगत मामला है, बहुत जरूरी मामला है, वो उन्होंने कर दिखाया है कि हम करेंगे, मैंने घोषणा पत्र में रखा है। इसके अलावा किसानों की खेती से जुड़ा हुआ मामला कि हम 2 लाख का लोन, ब्याज रहित लोन देंगे, या कारोबारियों को हम 2 लाख का ब्याज रहित लोन देंगे, या फिर इस तरह की जो है, जैसे उज्ज्वला योजना में घुसपैठ करते हुए हम उसकी कीमत की रेस लग गई बीजेपी कांग्रेस में कि हम कम में देंगे तो हम कम में देंगे। यानी जनता को देने के लिए एक होड़ जो है वो कांग्रेस ने पैदा की है और बीजेपी उसको फॉलो करती दिख रही है। जैसे आप फॉलो करते हैं वैसे राजनीति में पिछड़ जाते हैं। तो कांग्रेस ने लीड ली है योजनाओं में और बीजेपी उसको फॉलो कर रही है। ये वो सिम्टम्स है जिस आधार पर हमें आकलन करने में कोई दिक्कत नहीं होती है कि कौन आगे है और कौन पीछे है। उसके बाद चुनाव प्रचार के तरीकों पर भी हम आ जाते हैं। इसी के साथ में बहुत संक्षेप में बात पूरी कर रहे हैं कि चुनाव प्रचार के तरीके में क्या है। नरेंद्र मोदी जी वहां पहुंच करके बोलते हैं कि कांग्रेस छूमंतर होने वाली है। छूमंतर जनता करती है। आप तो अभी जनता के लिए आपने क्या किया है, क्या करने वाले हैं, ये चुनाव में वोट मांगने का तरीका होता है। भविष्यवाणियां करना वोट मांगने का तरीका थोड़ा होता है, कभी आपने सुना क्या? लेकिन नरेंद्र मोदी जी भविष्यवाणी कर रहे हैं कि कांग्रेस छूमंतर हो जाएगी। तो ये एक कमजोरी को दर्शाता है। छूमंतर 3 दिसंबर कांग्रेस छूमंतर, उस दिन केवल राजस्थान का रिजल्ट नहीं आएगा, उस दिन मिजोरम का भी आएगा, जहां आप तो चुनाव प्रचार में भी छूमंतर दिखे। उसी तरीके से तेलंगाना का भी आएगा जहां बीजेपी नहीं के बराबर है। तो कांग्रेस कहां छूमंतर हो रही है? छत्तीसगढ़ में क्या कांग्रेस छूमंतर हो रही है? मध्य प्रदेश और राजस्थान में ही जो भी डिबेट है, जो भी चर्चा है, तो क्या कांग्रेस छूमंतर का मतलब पूरे 5 प्रदेश में छूमंतर होगी? यानी आप कहते साथ आपकी बात गलत हो रही है। मनौती आपकी है, लेकिन ये स्थापित सत्य है कि वो पनौती में, इसको उसको साबित करने की जरूरत नहीं है। मनौती है आपकी कि कांग्रेस छूमंतर हो जाए, लेकिन ये नहीं होगा। ये जो है ये उल्टा पड़ रहा है और इस तरीके से हम देख रहे हैं पूरी फिजा जो है, और अगले और 1-2 दिन में ना ये और वन साइडेड होगा। पिछले 3 दिन में बहुत सिचुएशन बदला है चुनाव का, और अगले 1-2 दिन में और सिचुएशन बदलेगा। हमें लगता है कि कांग्रेस के पक्ष में चुनाव की हवा बह रही है, जो और मजबूत होगी। और इस बहुमत के रूप में हम आपको देखते हैं, क्योंकि कांग्रेस को देखते हैं, क्योंकि आपके साथ हम बैठे हैं और चुनाव बहुत करीब है। तो अब हमें शायद दोबारा ये कहने का अवसर ना मिले, इसलिए हम तो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस आ रही है राजस्थान में। जी जी, जी। आपने बड़े स्पष्ट रूप से व्याख्या की पूरे चुनाव की जो फिजा है वहाँ जो राजस्थान में, जो आपको लगता है कि राजनीतिक माहौल किस दिशा में जा रहा है। मैं हरिशंकर जी के पास आता हूँ, उससे पहले मैं सुनील शुक्ला जी का बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। देश के बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार हैं और अनेक टीवी चैनल्स पे डिबेट में आप सब उन्हें देखते रहते हैं कि उनका जो विश्लेषण है। मैं हरिशंकर जी से पूछता हूँ, जैसे प्रेम जी ने कहा कि जो राजनीतिक हवा है उसकी बात की उन्होंने कि राजस्थान में क्या लगता है, और रास्ते जो घोषणा पत्र हैं दोनों दलों के, विभिन्न तरह के दावे किए जा रहे हैं, वादे किए जा रहे हैं। और साथ में मुख्य रूप से एक जो बात सामने निकल के आती है, जो फ्लैगशिप योजनाएं अगर बीजेपी की बात करें, चाहे प्रधानमंत्री जी की बात करें, उसमें उज्ज्वला गैस योजना, प्रधानमंत्री आवास, इस तरह की उनकी योजनाएं, उसको ऐसा लगता है कि राजस्थान में कांग्रेस पार्टी ने काउंटर करने के लिए बड़े कदम उठाए हैं। जैसे कि गैस सिलेंडर को मैंने पहले भी कहा कि राहत देने की 500 रुपए की बात थी, अब 400 तक की उन्होंने बात कर दी कांग्रेस की। और साथ ही आवास योजना को लेकर भी उन्होंने अधिकार की बात कही है। नमस्ते। जैसे शिक्षा का अधिकार है, नमस्ते पढ़ाई का नमस्ते। अधिकार है।
और साथ ही एक मकान को भी देने के अधिकार के संदर्भ में उन्होंने लाने की बात कही है। तो ऐसे में क्या लगता है आपको, जो राजनीतिक जो वादे हैं, वह कितने आपको असरदार साबित होते दिखाई देते हैं चुनाव के अंदर? प्रशांत जी, कांग्रेस का कल घोषणा पत्र आया है और उसमें उन्होंने जो उनकी सबसे कामयाब स्कीम है अब तक राजस्थान में, वो है हेल्थ की चिरंजीवी योजना। उसमें राशि को बढ़ाकर 25 लाख से 50 लाख कर दिया है कि यानी कोई व्यक्ति को कोई बीमारी होती है, वो किसी भी नर्सिंग होम में चला जाए तो वो इतने का उसका इंश्योर्ड होगा, उसे कोई पैसा नहीं देना है, कैशलेस होगा और वो देकर आ सकता है। ये योजना लागू करने में अशोक गहलोत को बहुत कठिनाइयां आई थी। आपको याद होगा कि वहां के नर्सिंग होम, डॉक्टर, तमाम सारे इस योजना के बाद हड़ताल पर चले गए थे और उन्होंने, क्योंकि उनकी जो मलाई खाते थे, थोड़ा अंकुश उन पर लगने जा रहा था, क्योंकि सरकार या बीमा कंपनी कोई पेमेंट करेगी और इस तरह से करेगी तो वो नाप तोल कर करेगी, उनकी लूट उस तरह से नहीं चल सकेगी और आम जनता को राहत होगी। एक समय था जब अभी भी उत्तर प्रदेश में एक गरीब आदमी अगर बीमार हो जाए तो वो किसी निजी चिकित्सालय में, नर्सिंग होम में, हॉस्पिटल में, स्पेशलिटी हॉस्पिटल में अपना इलाज कराने की हैसियत में नहीं है। और यहां तक कि अगर वो मेडिकल कॉलेज या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल या किसी और हॉस्पिटल में जाता है, वहां भी उसका पैसा खर्च होता है, वहां भी वो मुफ्त नहीं है, वहां बहुत सारी अड़चने हैं। और इसके अलावा वहां पर जो व्यवहार है मरीजों के साथ, वहां के स्टाफ का और दूसरी चीजों का, वो भी बहुत दयनीय है। तो ऐसी स्थिति में उनकी जो सबसे महत्वपूर्ण स्कीम मैं मानता हूं वो स्वास्थ्य वाली है। बाकी जैसे 2 लाख का वो लोन देंगे, बिना उसके कर्ज के देंगे, ठीक है, अच्छी बात है। किसानों के लिए, किसानों की समस्याएं बड़ी हैं, उनको थोड़ी राहत की जरूरत है, क्योंकि उनको उनकी उपज का सही दाम पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं मिल रहा है। अगर खेती का वो किसी व्यवसाय की तरह, कारोबार की तरह अगर वो मूल्य निकालें तो वो उससे जो लागत मूल्य है वो भी उसको नहीं मिल रहा है। यूरिया पर ब्लैक है, डीएवीपी वगैरह पर, सब पर ब्लैक है। अभी आपने देखा कि इलेक्शन में लंबी लाइनें लगी हुई थी मध्य प्रदेश में। उसका कारण ये था कि जो हमारे माननीय साहब हैं, उनको अपनी तस्वीर चस्पा कराने का हर जगह शौक है। वो जितना पैसा योजना में खर्च करते हैं उससे ज्यादा उसके प्रचार में खर्च करते हैं। अब आप देखिए, वहां पर जो डीएपी और ये यूरिया वगैरह के जो कट्टे थे, बैग थे, उन पर मोदी जी की तस्वीर लगी हुई थी। चुनाव आयोग ने उस पर रोक लगा दी कि ये तस्वीर वाला चुनाव में वितरित नहीं होगा, सरकारी केंद्र से नहीं होगा। अब वो रुक गया तो क्या करेगा आदमी? भाई वो बाजार में जाएगा, संकट हो गया, शॉर्टेज हो गई, दाम बढ़ गए। तो ये जो स्थितियां हैं, बहुत भारतीय जनता पार्टी का प्रबंधन ऐसी स्थितियों में बहुत खराब है। और देखा जाए तो उन्हें एक ही चाहत रहती है कि उसमें गुब्बारे में इतनी हवा भर जाए कि वो बड़ा मोटा दिखाई दे, भले ही उसमें हवा भरी हुई हो। और इधर घोषणा पत्र की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में और अब राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी का जो घोषणा पत्र है वो कांग्रेस की कॉपी नजर आता है, अनुसरण करता हुआ नजर आता है, उसको वो फॉलो कर रहे हैं। अभी तक के चुनावों में, 2 चुनावों में हमने देखा कि मोदी आगे चलते थे और फॉलो दूसरे लोग उनको करते थे, पकड़ने की कोशिश करते थे। अब मोदी कांग्रेस को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, कांग्रेस आगे दौड़ रही है उनसे। और उनके जो घोषणा पत्र है वो ये दर्शाते हैं, भाई आपने उज्ज्वला में 1150 रुपए तक का सिलेंडर बेचा, 1 सिलेंडर मुफ्त देके, और उसके बाद में आप इलेक्शन के समय में ये कह रहे हैं कि साहब हम तो ये इतने रुपए का देंगे, यानी कांग्रेस इतने का देगी तो हम इतने का देंगे। लेकिन आम जनता जानती है कि मोदी साहब हैं, ये अभी बोल रहे हैं, फिर आगे जैसे 15 लाख रुपए उनके अकाउंट में आए थे, ऐसे ही ये सिलेंडर भी सस्ता मिलेगा।
उसको यकीन नहीं है, उसको किसी भी तरह का, अब आम जनता को इन आश्वासनों का यकीन नहीं है। और कांग्रेस में चूंकि थोड़ा सही, लेकिन अशोक गहलोत ने जो जनहित की योजनाएं हैं उनको लागू किया है। हालांकि उसमें कर्ज माफी वाली जो उनका घोषणा थी उसमें कुछ दिक्कतें हैं, टेक्निकल दिक्कतें हैं। कुछ कोऑपरेटिव के हो गए हैं, बाकी नेशनलाइज बैंक हैं, उनके साथ में कोऑर्डिनेट करने में दिक्कतें हैं। फिर कभी केंद्र सरकार का कोई उस तरह से सपोर्ट नहीं है राजस्थान स्टेट गवर्नमेंट को, क्योंकि उनका सपोर्ट नहीं होता है जहां उनकी सरकार। तो ऐसी स्थिति में अशोक गहलोत पर विश्वास है। वो विश्वास इसलिए भी है कि उस आप देखिए कल घोषणा पत्र में उन्होंने कहा कि हम उतना ही वायदा कर रहे हैं जितना निभा सकें। वो चाहते तो वो घोषणा पत्र में गैस सिलेंडर की कीमत भारतीय जनता पार्टी से नीचे ले आते, और साथ साथ वो ये समझाने की कोशिश भी कर रहे हैं। अगर राहुल गांधी की आप स्पीच सुनेंगे इस बीच में जगह जगह, तो वो ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि कोई भी चीज आपको दी जाती है, अगर आपको ये मुफ्त में अनाज मिल रहा है, चावल मिल रहा है, तो ये आ कहां से रहा है? ये आप ही की जेब से आ रहा है। और सही है, अगर आपको वो 100 रुपए का अनाज दे रहे हैं, 500 रुपए का अनाज दे रहे हैं, तो आपकी जेब से 1000 रुपए वो विभिन्न तरह के टैक्सों के जरिए वसूल कर रहे हैं। तो वो टैक्सों के जरिए वसूल कर रहे हैं। अब है क्या कि जितने योजना जितने की होती है उससे ज्यादा का शायद उसका प्रचार का बजट होता हो। आप देखिए हर पेट्रोल पंप पर, हर बाईपास पर बड़े बड़े होर्डिंग लगे हुए हैं कि अब मतलब सिलेंडर, उज्ज्वला योजना का सिलेंडर इतने में, सिलेंडरों के दाम में 200 रुपए की कमी। और इसके अलावा राजस्थान में एक और उन्होंने बड़ी बात कही, उसे सुनकर हंसी आ रही थी। उन्होंने कहा कि राजस्थान में पेट्रोल के दाम सबसे ज्यादा है। भारतीय जनता पार्टी की अगर राजस्थान में सरकार आती है तो उसके बाद हम इसकी समीक्षा करेंगे और ये दाम कम करेंगे। भाई मध्य प्रदेश में तो राजस्थान से भी ज्यादा है, ठीक है, कुछ स्टेट में, और जिन स्टेट में कम है उन स्टेट ने अपना हिस्सा छोड़ा है, अपना टैक्स छोड़ा है। उन्होंने मतलब वो अपना सर कनेक्शन का दिक्कत आ गई है। मैं सुनील जी के पास आता हूँ। सुनील जी, जो राजस्थान की जो राजनीतिक इस समय बल्कि गर्म हो रही है और लगातार चर्चा में बनी हुई है, और प्रधानमंत्री जी और राहुल गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी, लगातार जो शीर्ष नेता हैं दोनों पार्टियों के, लगातार वहां पे चुनावी अपना जो सक्रियता बनाए हुए हैं। अब क्या लगता है कि जो राजनीतिक तौर पर अगर बीजेपी कांग्रेस की बात करें, जो गुटबाजी है दोनों पार्टियों के अंदर, क्या उनमें कुछ सामंजस्य बैठाने में राष्ट्रीय नेतृत्व तो सफल हुआ है? उसके क्या कुछ जो संकेत है राजनीतिक तौर पर, उसको किस तरह से आप देखते हैं कि राजनीतिक जो इस समय गहमा-गहमी है राजस्थान के अंदर, वह किस दिशा में जा रही है? धन्यवाद प्रशांत जी। गुटबंदी तो कांग्रेस ने अपना मैनेज कर लिया। अगर आप देखेंगे तो दो ही गुट वहां बताए जाते थे, अशोक गहलोत जी के और पायलट साहब के, सचिन पायलट साहब के। ये दोनों गुट तो अब आमने सामने नहीं है, कम से कम अभी नहीं, चुनाव की घोषणा के साथ साथ उसके पहले भी दो साथ आ गए थे। आप याद कीजिए कि जब टिकट वितरण की प्रक्रिया चल रही थी तो दोनों ने बयान दिया था कि हम एक साथ हैं और किसी के भी समर्थित उम्मीदवारों या प्रत्याशियों के बारे में कोई विरोध नहीं कर रहा है। ये सार्वजनिक बयान आया था उनका। उनकी सभाएं अब एक साथ शुरू हो गई हैं। कल जब घोषणा पत्र जारी हुआ तो मंच पे कोई सोनिया गांधी मौजूद नहीं थी, कोई राहुल गांधी मौजूद नहीं थे, कोई प्रियंका गांधी मौजूद नहीं थी, केवल कांग्रेस मौजूद थी। कांग्रेस का जो संगठन के नेता हैं, माने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मौजूद थे, प्रदेश अध्यक्ष मौजूद थे, वर्तमान मुख्यमंत्री मौजूद थे, निवर्तमान उप मुख्यमंत्री मौजूद थे, पार्टी के नए नेता थे। तो किसी ने किसी के हाथ से वो संकल्प पत्र छीना भी नहीं, सबके हाथ में पकड़ा दिया। वो कोई आपसी टकराव तो दिखा नहीं कांग्रेस में। कांग्रेस के अपने विद्रोहियों को बड़ी संख्या में उन्होंने मैनेज भी कर लिया और मैदान से बाहर हो गए। चुनाव मैदान से उन्होंने अपना नामांकन वापस कर लिया, बड़ी संख्या में किया। कुछ अभी भी हैं, लेकिन बड़ी संख्या में किया। अगर आप बीजेपी की बात करेंगे तो बीजेपी का में अंदरूनी संघर्ष क्या है, ये आपको उसी समय पता दिख जाना चाहिए जब इनका संकल्प पत्र जारी हो रहा था
और वसुंधरा जी के हाथ से संकल्प पत्र ले लिया गया था। बाद में उन्होंने पूरे कार्यक्रम में मौजूद तो रही वो, और लेकिन उन्होंने संकल्प पत्र को अपने हाथ में लिया नहीं। उनके साथ मिलकर के कोई प्रचार अभियान नहीं चल रहा है। वसुंधरा जी जा रही हैं, लेकिन वहीं जा रही हैं जहाँ उनके समर्थक हैं। न तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ वो कहीं जा रही हैं, न प्रधानमंत्री जी के साथ वो कल दिखाई पड़ी। उसको जो दिखाई पड़ी तो प्रधानमंत्री जी ने भी, नरेंद्र मोदी जी ने भी अपने ट्विटर हैंडल से उसको ट्वीट किया, अपने सोशल मीडिया पर। वसुंधरा जी ने भी किया, बीजेपी ने भी किया, बाकी तो कहीं दिखाई नहीं पड़ी। जो इनकी 3 रथ यात्राएं निकली थी, परिवर्तन यात्रा, जन समर्थन यात्रा, तो एक और 3 अलग-अलग यात्राएं निकली। किसी भी यात्रा में वो शामिल नहीं हुई। शुरुआत में मौजूद भले रहीं, किसी भी यात्रा में वो शामिल नहीं हुई। जो अन्य नेता हैं उनके साथ, वो जो राज्य के, उनके साथ उनकी मिली-जुली सभाएं भी नहीं हो रही हैं। तो बीजेपी नरेंद्र मोदी जी के चेहरे पर चुनाव लड़ रही है। नरेंद्र मोदी जी भी अपने चुनाव प्रचार में जो भाषण मैंने सुना है, वो कहते हैं कि कमल के फूल को आप पहचानिए, किसी को और पहचानने की जरूरत नहीं है। आप जो कमल के फूल को वोट देंगे वो मुझे मिलेगा। तो राज्य स्तरीय नेतृत्व तो दिखाई नहीं पड़ता। मुख्यमंत्री पद के लिए जो भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की हमेशा बात करती रही है, वह इस चुनाव में नेतृत्व का कोई मुद्दा नहीं उठाती कि आखिर किसके चेहरे पर आप राजस्थान का चुनाव लड़ रहे हैं, किसके चेहरे पर मध्य प्रदेश का चुनाव लड़ रहे हैं। मुख्यमंत्री पद के 10-11 दावेदार हैं राजस्थान में। वसुंधरा जी ऐसा तो है नहीं कि वो आप किनारे कर देंगे। दिया कुमारी जी को आप पहले खड़ा कर रहे हैं। अश्विनी वैष्णव जी अलग हैं, शेखावत साहब है ही हैं, ये आपके राजेंद्र राठौर साहब हैं, सतीश पुनिया साहब हैं, सीपी जोशी साहब हैं, तो वहाँ राजवर्धन सिंह राठौर साहब हैं, सबसे ऊपर ओम प्रकाश बिरला जी हैं। तो कौन मुख्यमंत्री बनेगा? भारतीय जनता पार्टी अभी क्लियर स्पष्ट नहीं कर रही है। किसके बिना पर आप किस चेहरे को आप आगे कर रहे हैं? कांग्रेस की तरफ से साफ है कि अगर आप देखिए तो राहुल गांधी, प्रियंका गांधी की तुलना में सर्वाधिक सभाएं अशोक गहलोत की हो रही हैं। अशोक गहलोत ही प्रचार के केंद्र में है, उनके ही पोस्टर लग रहे हैं ज्यादा से ज्यादा। वो दोनों सचिन पायलट और अशोक गहलोत के पोस्टर लग रहे हैं जगह जगह। दोनों की साथ सभाएं शुरू हो गई हैं। राहुल गांधी ये कहते हुए दिखाई पड़े हैं बाकायदे कि साथ दिख नहीं रहे हैं बल्कि साथ हैं। उन्होंने शब्द का प्रयोग किया था, वाक्य बोला था पूरा का पूरा, जब उनसे संभवतः एयरपोर्ट पे या कहाँ उनसे सवाल पूछा गया था उस समय। जी। तो कांग्रेस ने तो अपने घर को ठीक करने की बड़ी पहल की है और काफी हद तक सफल भी है। बीजेपी में वो नहीं दिखाई पड़ा, अभी तक नहीं दिखाई पड़ा। तो और इस एका की वजह से वो अपनी विश्वसनीयता भी कायम करने में काफी हद तक सफल हुई है। राजस्थान का चुनाव जिस तरीके से चल रहा है, कम से कम प्रेम कुमार जी ने जो बात कही, बहुत महत्वपूर्ण बात की उन्होंने, कि कम से कम यह बात नहीं हो रही है कि सरकार को हटाना है। कौन आएगा कौन जाएगा, हम लोग ज्योतिषी नहीं है, अलग का सवाल है। लेकिन कम से कम विश्लेषक, सर्वेक्षणकर्ता, आम मतदाता के मन में ये बात नहीं है सतह पर कि नहीं सरकार को बदलना है। जैसे आप याद कीजिए 2013 में जब बीजेपी सत्ता में आई थी, भारतीय कांग्रेस का सफाया हो गया था एकदम, कितने सिमट गई थी वो नीचे। 2003 में जब वसुंधरा राजे पहली बार चुनाव जीती थी, तो आप याद कीजिए कि कांग्रेस की क्या दशा हुई थी। तो जब भी हारी हो, लेकिन आज 2018 में चुनाव जीत करके आई, बड़ी सबसे बड़ा दल था, सरकारों बनाई। लेकिन ये भी है कि भारतीय जनता पार्टी ने भी अपनी स्थिति ठीक रखी। लेकिन 2122 सीटों की तुलना में 2122 सीटें जीती थी 2013 में वो, वहां से चढ़ करके वो उसने अपनी सत्ता कायम कर ली। वो ग्राफ बड़ा था कांग्रेस का। आज कम से कम ये नहीं हो रहा। आज ये हो रहा है कि कांग्रेस आ भी सकती है, कांग्रेस जा भी सकती है। तो राज बदलेगा कि जो परंपरा है वो बदलेगी, ये सवाल अब उठने लगे हैं। और मेरी अपनी ये समझ है कि अगर इनकम्बेंट माने वर्तमान सरकार को लेकर के यह बात अगर धारणा बनती है कि सरकार आ भी सकती है, तो उसकी बड़ी ताकत है वो फिर एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। सरकार के परफॉर्मेंस पर, सरकार के नीतियों कार्यक्रमों पर लोग ध्यान दे रहे हैं। मैं बहुत दिनों के बाद ये चुनाव देख रहा हूं जिसमें घोषणा पत्र को पढ़ा जा रहा है,
जनता पढ़ रही है कि किसने किस घोषणा पत्र में क्या कहा है। या इसके लिए कांग्रेस को शुभकामना दिया जाना चाहिए और कांग्रेस को इस बात के लिए शुभकामना दिया जाना चाहिए कि वो कम से कम मुद्दों के आधार पर, गवर्नेंस के आधार पर चुनाव लड़ रही है। वो मतदाताओं को बताने का ये प्रयास कर रही है कि हम जो कह रहे हैं वो हम करते हुए आ रहे हैं। अगर हम 500 रुपए में सिलेंडर देने की बात कर रहे हैं तो हम कर्नाटक में दे रहे हैं, हम राजस्थान में दे रहे हैं, हम हिमाचल में दे रहे हैं। वो ये कह रही है कि हम ओल्ड पेंशन योजना को लागू करेंगे, तो फिर ये कह रही है कि हमने राजस्थान में तो लागू किया ही किया है, इसको कंटिन्यू करेंगे और दूसरे राज्यों में जहाँ हम सत्ता में आए वहाँ भी हम इसको लागू कर चुके हैं। अगर वो किसानों के हित की बात कर रही है कि हम धान इतने में खरीदेंगे, गेहूँ इतने में खरीदेंगे, अनाज इतने में खरीदेंगे, तो ये बता रही है कि हम इसको करते हुए आ रहे हैं। एक बड़ी घोषणा उसने की है एमएसपी की। एमएसएमई एक बड़ा मुद्दा है किसानों के बीच में। आप याद कीजिए कि किसान आंदोलन के दौरान राजस्थान के कितनी बड़ी संख्या में हर वर्ग का किसान, चाहे जाट हो, चाहे गुर्जर हो, चाहे अल्पसंख्यक हो, सभी किसानों ने शिरकत की थी और उनके लिए बड़ा सवाल है कि उनका जो एमएसपी का मुद्दा है वो लागू हुआ क्यों। कांग्रेस ने इसकी घोषणा कर दी कि हम उसको लागू करेंगे और ये एक बड़ी घोषणा है। किसानों के लिए कहा कि ब्याज रहित 2 लाख रुपया देंगे। भारतीय जनता पार्टी ने नहीं कहा। भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में कहा कि वो 2.5 लाख सरकारी नौकरियां देगी। कांग्रेस ने क्या कहा कि हम 10 लाख नौकरियां देंगे, जिसमें 4 लाख सरकारी नौकरियां होंगी 5 साल में। गैस सिलेंडर के बारे में, गैस सिलेंडर में कांग्रेस बीजेपी कहती है कि हम 450 रुपए में सिलेंडर देंगे। तो पहला सवाल ये होता है कि अगर आप 450 रुपए में सिलेंडर देंगे तो आप उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं दे रहे हैं जहां के पूर्ण बहुमत की सरकार है? आप गोवा में क्यों नहीं दे रहे हैं जहां की पूर्ण बहुमत की सरकार है? आप हरियाणा में बगल में क्यों नहीं दे रहे हैं जहां आपकी मिली-जुली सरकार चल रही है जेजेपी के साथ? यानी किसी उस राज्य में जहां पे आप सत्ता में रहे हैं वहां 450 रुपए में आपने क्यों नहीं दे दिया? कहीं नहीं दिया। कांग्रेस कह रही है कि हम 500 रुपए में दे के आ रहे हैं और ये अभी कह रही है, ये कह रहे हैं कि 450 रुपए में हम उज्ज्वला के उपभोक्ता उनको देंगे। कांग्रेस क्या कर रही है अपने घोषणा पत्र में कि जो गरीबी रेख बीपीएल परिवार के जितने परिवार हैं सबको हम देंगे। फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत जितने परिवार आते हैं उन सबको देंगे। संख्या उन्होंने बढ़ाई और ये कहा कि आने वाले दिनों में हम 400 रुपए में सिलेंडर देंगे और केवल उज्ज्वला को नहीं देंगे, गरीबी रेखा के नीचे आने वाले सभी लोगों को देंगे। अब घोषणा पत्र में भी आप उनके साथ नहीं खड़े हैं, बेरोजगारी के मुद्दे पे भी आप उनके साथ नहीं खड़े हैं, ओपीएस के ओल्ड पेंशन योजना के नाम पर भी आप उनके साथ नहीं खड़े हैं और अब आ गई चिरंजीवी योजना। रुपए पहले से दे रही है भारतीय कांग्रेस की सरकार, जो लागू है उसके लाभार्थी भी दिखाई पड़ रहे हैं सोशल मीडिया पर और उसमें उन्होंने जो निसंतान दंपतियां हैं उसकी जो प्रक्रिया होती है मेडिकल की उसको शामिल कर दिया जो पहले नहीं था। ये कितनी बड़ी राहत है। जो लोग इस जिनको इस आवश्यकता पड़ती है आप उनसे पूछिए उनका दर्द कि पैसा खर्च करने के बाद भी आईवीएफ की प्रक्रिया सफल होगी कि नहीं होगी, ये इसका अंदाजा नहीं कर सकते आप। लाखों रुपए खर्च करने के बाद असफलता लगती है, वो जेब से जाता लोगों के। राजस्थान की सरकार कहती है, अब कांग्रेस की सरकार कहती है, कांग्रेस कहती है कि अगर हम सत्ता में आते हैं तो ये आईवीएफ की जो मेडिकल प्रक्रिया उसको भी शामिल करेंगे और इसमें भी बिना किसी भेद के जात, धर्म, आय, उम्र कुछ नहीं। आप आइए, अपना कार्ड बनवाइए, जाइए। तो उसने अपने आप को मेडिकल हेल्थ की तुलना में उससे बेटर कर लिया। अब आप ये बताइए कि अगर आप गरीबों, महिलाओं को कहते हैं कि उनकी सुरक्षा के जितने मानक हो सकते हैं, सबसे बड़ा उन्होंने सीसीटीवी कैमरा के लिए कहा। बसों में कहा कि बस में भी हम सीसीटीवी कैमरा लगाएंगे और महिलाओं के खिलाफ होने वाले किसी भी घटना के गंभीरता से लेंगे, इसकी पूरी प्रक्रिया स्थापित करेंगे। तो आम आदमी कहां जाएगा? और जब ये कांग्रेस कह रही है तो वह चिरंजीवी को लागू करके कह रही है कि हम इसको 1.5 लाख करेंगे। 125 लागू कर चुकी है, 1.5 लाख की बात कर रही है। तो क्या कोई कारण बनता है कि राजस्थान की जनता इस पर विश्वास नहीं करेगी? अगर वो कहती है कि हम जो मनरेगा के तहत जो 125 दिन का कार्य दिवस का काम का था उसको हम 150 करेंगे और ग्रामीण और शहरी दोनों इलाकों में करेंगे, भारतीय जनता पार्टी से मौन है। तो असंगठित क्षेत्र के जो मजदूर हैं उनकी बात करती है, जो कृषि मजदूर हैं उनकी भी बात करती है वो। तो लोग कहां जाएंगे, किसके साथ जाएंगे?
क्या जो लोक कल्याण के आपके कार्यक्रम हैं, जो कांग्रेस जो कोई पार्टी वादा कर रही है और अपनी इस विश्वसनीयता के साथ कर रही है कि जो अन्य राज्यों में जहाँ सत्ता में आई है, जैसा सत्ता में थी, वहाँ इसको लागू कर रही हो। अगर आप उनके लोगों के दिन प्रतिदिन दिन के जीवन से जुड़े हुए सवालों को अगर आप संबोधित करते हैं, तो क्या आपको नहीं लगता कि लोग उससे आकर्षित होंगे? आपके जो ध्रुवीकरण की राजनीति है, वो प्रभावित करेगी आपको? या ये प्रभावित करेगी कि आप लोगों के जीवन को बेहतर करने के क्या प्रयास कर रहे हैं? प्रधानमंत्री जी ने कल जो आपने रोड शो किए, उनमें उन स्थानों को विशेष रूप से उन स्थानों से वो उनकी ये रोड शो गुजरा है, रोड शो जहाँ 2008 में विस्फोट हुए थे। बहुत ठीक है, जानकारी होनी चाहिए लोगों को। लेकिन ये भी जानकारी होनी चाहिए थी कि 2013 में आप सत्ता में आए थे। पूर्ण बहुमत की सरकार आपकी आई थी। तो 2008 के जो दंगाई थे, आपने क्या किया? उन मसलों को कहां तक ले गए जांच में आप? अगर 2008 में कांग्रेस सरकार की विफलता थी, तो 2013 में आपका परफॉर्मेंस क्या रहा? ये भी आप बता दीजिए। जी, जी। आप कन्हैया लाल के दुर्भाग्यपूर्ण हत्या की बहुत निंदनीय घटना है वो। कोई समाज उसको स्वीकार नहीं करता, नहीं करना चाहिए। लेकिन राजस्थान की सरकार ने कन्हैया लाल के हत्यारों को गिरफ्तार किया, तत्काल गिरफ्तार किया। बहुत रिजनेबल टाइम में गिरफ्तार कर लिए गए वो और जांच एनआईए को दे दी गई। उस दिन से लेकर के आज तक एनआईए ने क्या किया? एनआईए किसके पास है? जो उसके अपराधी थे, आरोपी थे, उनके खिलाफ कौन सी कार्रवाई की गई? उस साजिश अगर कोई साजिश थी, तो साजिश को बेनकाम करने के लिए कौन से प्रयास किए गए? आप आरोप लगा करके अपनी जिम्मेदारियों से बच नहीं सकते हैं। आप जिम्मेदार व्यक्ति हैं, आप गवर्नेंस में हैं। 2018 के पहले आप सत्ता में थे वहां और आज 2023 में केंद्र में सरकार आपकी है। गैस का सिलेंडर राज्य सरकारें नहीं कम करती हैं, ज्यादा करती है, केंद्र सरकार करती है। केंद्र सरकार ने क्यों नहीं कर दिया? अगर बीजेपी में इतना संकल्प, राजनीतिक संकल्प है कि वह लोगों को देना चाहती है, राहत देना चाहती है, तो उसे क्यों नहीं कर दिया? कांग्रेस की सरकार ने पिछले दिनों, अशोक गहलोत की सरकार ने राजस्थान में महंगाई राहत शिविर आयोजित किए। महंगाई से प्रभावित लोगों को एक राहत देने की कोशिश की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से। कितना सफल हुई, कितना असफल हुई, सब बहस हो सकती है। जी, 3.5 करोड़ लोगों का उसने बायोडाटा पंजीकरण कराया अपने यहाँ और उनके उस पंजीकरण के माध्यम से जो व्यक्ति जिस योजना का लाभार्थी हो सकता था, उसको लाभार्थी बनाया। अन्नपूर्णा योजना है, इंदिरा गांधी निःशुल्क विद्युत परियोजना है, ये चिरंजीवी योजना है, शहरी और ग्रामीण रोजगार योजना है, कामधेनु योजना है, तमाम तरह के कार्यक्रमों को उन्होंने किया। शहरी और ग्रामीण आवास योजना है, उन पंजीकरण कराया, उसका माध्यम से उनको राहत देने की कोशिश की। महिलाओं को राहत देने की कोशिश की। महिलाओं को फिर ये कह रहे हैं कि 2 लाख रुपए का ऋण ब्याज रहित किसानों को देंगे अगर सत्ता में आएँगे। एमएसपी लागू करेंगे और 2 लाख रुपए ब्याज रहित किसानों को आर्थिक सहायता भी देंगे कि अपने इस कृषि को बेहतर कर सके। क्या आपको लगता है कि इसका असर समाज पे नहीं पड़ेगा? जो वहाँ के नागरिक हैं उससे प्रभावित नहीं होंगे? अगर आप बेरोजगारी दूर करने की बात करते हैं, अगर आप किसानों को राहत देने की बात करते हैं, महिलाओं को सुरक्षा देने की बात करते हैं, विभिन्न जो आपके आधारभूत परियोजनाएँ हैं उनको बेहतर करने की बात करते हैं, तो क्या आपके विपक्षी अगर एक भावनाओं के आधार पर राजनीति करने का प्रयास कर रहे हैं, उससे आप पूरे चुनावी माहौल को आप बदल डालेंगे? संभव है ये? आप बँटे हुए हैं, आप में विद्रोह है, कोई चेहरा आपके सामने नहीं है, गवर्नेंस की उपलब्धियों की आप बात नहीं करते, लोगों के जीवन से जुड़े हुए सवालों पर आप कोई बात नहीं करते, वह महत्वपूर्ण है या जो लोगों के जीवन से जुड़े हुए सवाल हैं, वह महत्वपूर्ण है? किसको लोग सुनेंगे? वहाँ का युवा किसको सुनेगा? वहाँ की महिलाएँ किसको सुनेंगी? कांग्रेस ने एक बड़े बेहतरीन तरीके से अपने आप को मुद्दों पे आधारित रखा है और जबरदस्त तरीके से अभियान चलाई है और यही एक वजह मैं महसूस करता हूं कि वह यह माहौल पूरे राज्य में नहीं बनने पाया है कि सरकार को बदल देना। जी, जी। ये तो तथ्य है, सर्वेक्षणों में तो आया है कि अशोक गहलोत सबसे पॉपुलर नेता है राजस्थान के, लोगों से जुड़े हुए नेता है वो, ये तो तथ्य है ये।
राहुल गांधी, क्या ये घोषणा पत्र में ये नहीं लगता है आपको कि राहुल गांधी अगर धान के खेत में रोपाई करने चले गए, अगर वो आनंद विहार स्टेशन पे कुलियों से मिलने चले गए, मुखर्जी नगर में विद्यार्थियों से मिलने चले गए, एक सब्जी विक्रेता को रोता हुआ सोशल मीडिया पर देख करके उससे मिलने की कोशिश करने लगे, उसको घर अपने घर बुलाए और उससे मिलने के लिए वो सब्जी मंडी भी गए। अगर गिग वर्कर्स की बात कर रही है एक सरकार और करने के बाद उनके लिए अपनी योजनाएं भी ला रही हैं, तो क्या आपको नहीं लगता कि इन मेल मुलाकातों का जो असर होना चाहिए था कांग्रेस की रीति नीति पर, वो दिखाई पड़ रहा है आपको? और इससे कांग्रेस के नेताओं की म्यूट हो गया आपसे। की जो मुलाकात है, उसका असर पड़ेगा, उससे लोग मिलेंगे, उसका विश्वसनीयता बढ़ेगी। तो कांग्रेस ने अपने चुनाव अभियान को एक अलग दिशा में ले गई है, जो जनता से जुड़े हुए सवाल हैं उसके साथ अपने को जोड़ करके, और जनता के मुद्दों से जुड़ा होने के कारण जो उनका प्रचार अभियान है, इससे मुझे लगता है कि एंटी इनकम्बेंसी का जो माहौल होता है सरकारों के खिलाफ, उसको बीजेपी बहुत गंभीर नहीं बना पाई। और आज एक लोग बीजेपी के साथ खड़े आपको दिखाई, बीजेपी के साथ वो जुड़ाव नहीं दिखाई पड़ रहा है जो कांग्रेस के साथ दिखाई पड़ रहा है। जी, जी। और अगर आप मुद्दों की बात नहीं करेंगे, तो मुझे नहीं लगता है कि आप एंटी इनकम्बेंसी की जो स्थितियां बनती हैं, उसको आप बनाने में सफल हो पाएंगे। जबकि कांग्रेस अपने गवर्नेंस के मुद्दों को लेकर के पुनः लोगों से जन समर्थन मांग रही है। अब मिलेगा, लोग देंगे कि नहीं देंगे, लेकिन कम से कम यह माहौल तो ठीक करने में सफल रही है कि बदलाव की बात उतनी नहीं है जितना कंटिन्यूटी की बात है, निरंतरता की बात है। जी प्रशांत जी। जी, जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने कि और बड़े विस्तार से आपने पूरा विश्लेषण किया पूरा रणनीतिक परिदृश्य का, कि किस तरह से राजस्थान में राजनीतिक संभावनाएँ किस दिशा में जा रही हैं और कौन-कौन से मुद्दे हैं जो जनता से जुड़े मुद्दे हैं, वो सीधे-सीधे लोगों को प्रभावित करते हैं और उन्हीं पे चुनाव केंद्रित होता जा रहा है, तो ये बड़ी बात है। तो मैं हरि जी के पास आता हूँ। हरि जी, जैसा आपको क्या लगता है कि जो जैसे सुनील जी ने कहा और प्रेम जी ने भी कहा था कि जो आम आदमी से जुड़े मुद्दे हैं, वह सीधे चुनाव में बड़े स्तर पर कहीं न कहीं चर्चा में आ रहे हैं और राजनीतिक चर्चा है मुख्य धारा की, उसमें उनको स्थान मिल रहा है। तो ये बड़ी बात है अगर जनता के हितों के मद्देनजर हम सोचें। तो ऐसे क्या जो मुद्दे हैं, आखिर राजस्थान में इतने क्यों मुख्य बन गए हैं और साथ ही जो वहाँ पे निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, बीजेपी, कांग्रेस दोनों पार्टियों के बड़े स्तर पर बागी इस चुनाव में मैदान में उतरे हुए हैं। उससे क्या राजनीतिक समीकरण कुछ प्रभावित हो सकते हैं? क्या लगता है आपको? नहीं, देखिए, बागी जो हैं और कुछ पार्टियां हैं जो सीमित जगहों पर, कुछ जगहों पर असर डालती हैं और नुकसान पहुंचाती हैं। वो किसको नुकसान पहुंचाती हैं? भारतीय जनता पार्टी को पहुंचाती हैं या कांग्रेस को पहुंचाती है, ये पता चलेगा बाद में। लेकिन ये तय है कि जो विद्रोही होते हैं वो नुकसान पहुंचाते हैं। दो लोग होते हैं, एक विद्रोही होते हैं और एक भीतरघात करते हैं। तो कांग्रेस ने भीतरघात वाली समस्या से तो निजात पा ली है, बीजेपी ने वो निजात पाई है, ये अभी संशय है। वसुंधरा जी के साथ में या जो है वो सबको दिखाई देता है और उन्हें भी यकीन होगा कि वसुंधरा जी को मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाएगा इस बार, अगर भारतीय जनता पार्टी आ भी गई सत्ता में तो। और उनका नाम भी पहली लिस्ट में नहीं था, बाद की लिस्टों में आया। तो ये समस्या जो है भारतीय जनता पार्टी को है, कुछ जगहों पर है जहां पर बहुजन समाज पार्टी है या दूसरी कुछ पार्टी है, वो नुकसान पहुंचा सकती हैं और ये बड़े रणनीतिक तरीके से खड़े किए जाते हैं और मुझे लगता है कि वो भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाएंगी। जो छोटे दल है, चाहे हरियाणा के हैं या बसपा है या ओबीसी का कोई कैंडिडेट हो, मुझे मालूम नहीं है कि राजस्थान में है या नहीं, प्रेम जी बता सकते हैं। तो ये पहुंचाते हैं। बात ये है कि कांग्रेस ने इस बार बहुत रणनीतिक तरीके से ये चुनाव को का प्रबंधन किया है और उनकी रणनीति बहुत कामयाब रही है। आप देखिए, जब मध्य प्रदेश में सब लोग थे और राजस्थान राहुल नहीं आ रहे थे, राजस्थान में शुरुआती दौर में राहुल ने वहां पर कोई मीटिंग नहीं की, लेकिन प्रियंका संभाले हुई थी। तो ये कहा जा रहा था कि प्रियंका भी साहब सचिन पायलट के क्षेत्र में ही ज्यादा पब्लिक रैली कर रही है। तो ऐसी स्थिति में मीडिया जो है
वो पूरी तरह से कि खबरें प्लांट होने लगी कि राहुल नाराज हैं, अशोक गहलोत से नाराज हैं, टिकट वितरण से नाराज हैं, उन्होंने दूरी बना ली है, और ये प्रोपेगेंडा चलता रहा और कांग्रेस भी उसके बड़े मजे लेती रही। उसने कोई इसका न जवाब दिया। लेकिन जिस दिन से मध्य प्रदेश के चुनाव खत्म करके वो राहुल गांधी एयरपोर्ट पर आए तो सचिन पायलट और गहलोत दोनों साथ साथ थे, और उसके बाद में पता चल गया और कहा कि हम साथ साथ नहीं है, साथ साथ हम लोग लड़ भी रहे हैं, साथ साथ हैं, दिख नहीं रहे हैं, साथ साथ हम हैं भी। और उसके बाद सचिन पायलट हमेशा कोई ऐसी वो नहीं आई, सब चीज मैनेज लगी। तो वो मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस ने रणनीतिक तौर पर भाजपा को उसमें उलझाए रखा कि तुम सचिन पायलट और गहलोत की लड़ाई को प्रोपेगेंडा बनाते रहो, उसमें उलझे रहो, और बाद में जब इसका पटाक्षेप किया तो वो मुद्दा जो था वो उन्होंने बिल्कुल चारों खाने चित कर दिया एक तरीके से इस मुद्दे पर बीजेपी को। दूसरी बात यह है कि जो अशोक गहलोत का एडमिनिस्ट्रेशन है, मैनेजमेंट है, उसमें तो कोई उनसे पार नहीं पा सकता कोई। उनके देखिए जिस तरीके से उन्होंने उनकी सरकार को गिराने की कोशिशें हुई, जिस तरीके से उन्होंने मैनेज किया, और कई जगह उन्होंने आलाकमान को भी आंखें दिखाई या मतेक नहीं थे, आप ये कह सकते हैं। उसमें अशोक गहलोत अच्छे मैनेजर हैं, और सामाजिक और जन सरोकार की जो योजनाएं हैं उसमें अशोक गहलोत अग्रणी है। बाकी उनके आसपास कोई दूसरा राजनेता मुझे दिखाई देता नहीं है। तीसरी बात यह है कि सचिन पायलट जिस तरह से मेहनत कर रहे हैं और जितनी रैलियां कर रहे हैं, अशोक गहलोत का तो ध्यान जा रहा है, लेकिन सचिन पायलट भी दिन में 4-4, 5-5 पब्लिक मीटिंग कर रहे हैं, और वो लगातार वो अपने क्षेत्रों में, प्रभाव वाले क्षेत्रों में जा रहे हैं और रैलियां कर रहे हैं। उन्होंने एकजुट किया है और लगभग उसी स्थिति में ला दिया है चुनाव को जिस स्थिति में 5 साल पहले कांग्रेस जिस स्थिति में खड़ी थी। तो इस स्थिति में इतने कयासों के बाद भी अगर कांग्रेस वहां पर चुनाव को ले आई है, जीत हार किसकी होगी ये एक अलग बात है। सबसे बड़ी बात यह है कि मजबूती के साथ कांग्रेस वहां पर खड़ी हो गई है। कहते हैं कि 5 साल में वहां पर चेंज होता है, और 5 साल इस बार चेंज होने की बारी हमेशा आदरणीय प्रेम जी ने कहा कि ये देखा जाता है कि इस बार ऐसा हाँ, इस बार ऐसा नहीं है। और कांग्रेस ने काफी सारी चीजें मैनेज की है। निर्दलीय विधायकों को नहीं, अपने विद्रोही विधायकों को भी उन्होंने किस तरह से बनाया है। वो पप्पू कुरैशी हैं, पप्पू कुरैशी हवा महल में डेंट मार रहे थे, तो अशोक गहलोत उनके घर पहुंच गए, उनका ऑफिस पहुंच गए, और वो पहुंच गए और मना लिया। और वो बसपा से प्रत्याशी थे, नहीं आम आदमी पार्टी से प्रत्याशी थे, और उन्होंने आम आदमी पार्टी से चुनाव लड़ते हुए वो छोड़ दिया, विड्रॉ कर लिया अपने आप को, और वो अशोक गहलोत के साथ चलने लगे। इसीलिए इसी तरीके से सचिन पायलट ने कई जो कैंडिडेट थे जिनको टिकट नहीं मिला था, वो उनके घर पहुंच गए सीधा, और उन्हें मनाकर ले आए। ये बड़ी कामयाबी है कि आप सीधा उनसे जो आपके खिलाफ हैं उनके घर चले जाएं, और वो चुनाव लड़ रहे हैं, आपके खिलाफ लड़ रहे हैं, किसी दूसरी पार्टी का टिकट ले आए हैं, और उन्हें आप बिठा सकें। तो ऐसे बहुत सारी चीजें मैनेज की हैं। कन्हैया वाला मामला जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने उछाला था। उनकी आदत है कि इस तरीके के मुद्दे वो अपने पिटारे में से निकालती है। गहलोत साहब ने जिस तरह से काउंटर किया है उसका, और वो बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने काउंटर किया है, और पूरी कांग्रेस ने किया है। कन्हैया वाले मामले में जिस तरह से उन्होंने कहा कि हमने 2 दिन में पकड़ लिए थे और ये मामला अब केंद्र सरकार के पाले में है, एनआईए के पास है, तो उसने क्या किया है, चार्जशीट क्यों नहीं दाखिल की है, क्या है, तो उस कन्हैया वाले मामले को भी पंक्चर कर दिया। जैसे जैसे जहां जहां सांप्रदायिक मुद्दों को या जो पोलराइजेशन वाले मुद्दे हैं उनको भुनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी प्रयास करती है, कांग्रेस उस आग पर लगातार पानी डाल रही है।
उसमें वो इस तरीके मतलब वो कोई मुद्दा उनका उस सांप्रदायिक मुद्दा चल नहीं पा रहा है। दूसरा, अब लोग समझ गए हैं। कल वरुण गांधी ने बोला, हालांकि वो भाजपा के सांसद हैं और अपने बगावती और बेबाक बयानों के लिए जाने जाते हैं, तो उन्होंने कहा कि बहुत महत्वपूर्ण बात है, बोले जय श्री राम और भारत माता की जय। इससे नीतिगत जो समस्याएं हैं, जो वास्तविक समस्याएं, मूल समस्याएं हैं, उनका निदान तो नहीं हो सकता। वो तो नीतियां बनाकर ही होगा। आपको उसके लिए प्रयास करने पड़ेंगे। तो वो अब पब्लिक समझती है कि जो राम मंदिर बन रहा है या जो चीजें राष्ट्रवाद की आ रही हैं, वो वास्तविक रूप से मतलब कथित भक्ति और कथित राष्ट्रवाद की चीजें हैं। उसका इनसे कोई लेना देना नहीं है। वरुण गांधी ने कल कहा कि वो उनके इष्ट है राम और वो हनुमान भक्त हैं, लेकिन और भारत माँ उनकी सबसे पहले माँ है। और जिस तरह से भारत माँ को राहुल गांधी डिफाइन कर रहे हैं कि भारत माँ है कौन, वो सवाल उठा रहे हैं। और इसके साथ ही बहुत हर जगह वो एक जातिगत जनगणना वाला जो उनका एजेंडा चल रहा है कांग्रेस का, वो भी चुनाव में कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। और राजस्थान में क्या स्थिति है ग्राउंड पर, वहां के लोगों से बात होती है तो वो यही कहते हैं कि इम्प्रूव किया है कांग्रेस ने और वो बिल्कुल बराबर पर आकर खड़ी हो गई है। तो पहले ये था कि कांग्रेस बुरी तरह पिछड़ी हुई थी और सर्वे में भी राहुल गांधी तक ने बोला था कि हम तेलंगाना जीत रहे हैं, हम छत्तीसगढ़ जीत रहे हैं, हम मध्य प्रदेश जीत रहे हैं और राजस्थान में हमें संघर्ष करना पड़ेगा। मतलब राजस्थान में टफ है लेकिन हम वहां भी जीतेंगे। ये राहुल गांधी का खुद का बयान था। इससे पता चलता है कि मतलब कांग्रेस आला कमान भी राजस्थान को लेकर 100% श्योर नहीं था कि वहां पर स्थिति क्या बनेगी। लेकिन अब उनके पास जो रिपोर्ट है और जिस तरीके से वहां प्रचार अभियान चल रहा है कांग्रेस का और सभी अलग अलग दिशाओं में ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं। कल वहां जयपुर में हमारे स्टार प्रचारक हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री स्वयं हैं, उनसे बड़ा स्टार प्रचारक तो कोई है ही नहीं। उन्होंने रोड शो किया, बहुत रथ में चले। भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे बड़े बड़े दिग्गज नेता उस रथ के पीछे पीछे चल रहे थे और वो हाथ हिला रहे थे, पब्लिक उमड़ी हुई थी। और उन्होंने वो पुराने जयपुर में किया जो एक तरीके से वॉल्ड सिटी है, पिंक सिटी है, वहां पर उन्होंने किया। भीतर वाला जो शहर है वहां किया। तो इस पर जो कांग्रेस के डोटासरा हैं उन्होंने तत्काल बयान दिया और कहा कि हमारा कोई भी स्थानीय नेता ऐसा रोड शो कर सकता है, इतनी भीड़ तब भी आ जाएगी। तो जिस तरीके से कांग्रेस आक्रामक है इस बार। और सबसे बड़ी बात जो मैं कहूंगा, सुशील जी शायद मेरी बात से इत्तेफाक रखें, बहुत कम रखते हैं सुशील जी मेरे से इत्तेफाक। तो कांग्रेस इस बार अपने मतलब उनकी पिच में जाकर नहीं खेल रही है। गलती क्या होती थी? गलती ये होती थी कि आप किसी पहलवान के होम ग्राउंड में जाकर खेलने लगे, उसके मैदान में जाकर, उसके अखाड़े में जाकर कबड्डी लड़ने लगे, पहलवानी करने लगे, तो आपको दिक्कत होगी। अब वो उस ग्राउंड में नहीं जा रही है जिस ग्राउंड की बीजेपी को महारत हासिल है। वो मतलब अपने मुद्दों पर, अपने एजेंडे पर चुनाव लड़ रही है। और जब वो अपने एजेंडे पर चुनाव लड़ रही है, उसके रिजल्ट पांचों राज्यों में ज्यादा बेहतर आएंगे। और छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में तो किसी को अभी डाउट ही नहीं है। तेलंगाना की बहुत अच्छी खबरें हैं। तेलंगाना में कांग्रेस की स्थिति बहुत आगे निकल गई है। और दूसरा, मिजोरम में कोई इनका सीन नहीं है। मिजोरम में कांग्रेस इनसे बेटर परफॉर्म करने जा रही है। और जहां तक राजस्थान की बात है, तो राजस्थान में भी मुकाबला नेक टू नेक है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वहां पर कांग्रेस जो है वो रिवाज जो है, जो रीति है, वहां की रिवाज है, उसको तोड़ सकती है। कह नहीं सकते, हम ज्योतिषी नहीं है और मतदाता को पढ़ना बहुत मुश्किल काम होता है, लेकिन लगता नहीं है। जी 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 बिल्कुल ठीक कहा आपने कि मतदाता के मन में क्या है वह तो 3 दिसंबर को पता चलेगा।
मैं प्रेम जी की बात करूं, प्रेम जी, दो सवाल ये है कि एक तो जैसे कि मैंने हरी जी से पूछा था, जो बागी उम्मीदवार है, जो वहां पे निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, दोनों पार्टियों के कई ऐसे नेता हैं जो बागी होकर चुनाव लड़ रहे हैं, वह क्या राजनीतिक नुकसान दोनों पार्टियों के दृष्टिकोण से किसे ज्यादा पहुंचाते हुए दिखाई देते हैं? और साथ ही जैसे मध्य प्रदेश में एक भाजपा के अंदर जो गुटबाजी थी, उसमें नाराज महाराज का सिंधिया को लेकर बड़ा एक उसमें चर्चा थी कि एक उनका गुट है जो नाराज है, मतलब बीजेपी के कार्यकर्ताओं से नाराज है। वही वसुंधरा राजे को अगर देखें, जो सबसे बड़ा चेहरा है राजस्थान में बीजेपी का, और उसको जिस तरह दरकिनार बीजेपी नेतृत्व द्वारा पिछले दिनों किया जाता रहा है, और संकल्प पत्र का जैसे उदाहरण दिया था सुनील जी ने शायद, कि उसमें उनकी जो नाराजगी स्पष्ट रूप से दिखाई दी थी। उन्होंने जो ब्रोशर था, जो पंपलेट थी, उसको भी सही तरह से पकड़ा नहीं है और उसको भी किनारे उन्होंने रख दिया था। तो ऐसे में दोनों जो प्रश्न है कि एक तो बागी वाला फैक्टर और दूसरा वसुंधरा राजे की नाराजगी, यह किस तरह से नुकसान में बीजेपी को पहुंचा रही है या फायदा दे रही है? क्या लगता है आपको, नुकसान या फायदा क्या है? प्रशांत जी, ये स्थितियां दोनों पार्टियों में हैं। अगर बगावत दोनों जगह है, बागी दोनों जगह हैं, और कोई तीसरा फैक्टर सत्ता सरकार बनाने के लिए नहीं है, तो फिर ये नल हो जाता है। फिर इसका प्रभाव हम इसका आकलन बहुत ज्यादा न करें तो बेहतर है, क्योंकि कांग्रेस में भी बागी है, बागी बीजेपी में भी है। कुछ सीटों को वो भी हराएंगे, कुछ सीटों को इधर के भी बागी हराएंगे अपनी पार्टी को, और उधर के भी हराएंगे। तो कुल मिला के इफेक्ट नल है मेरे हिसाब से। उसके बाद ये देखें कि दोनों पार्टी में एक कॉमन बात है कि वसुंधरा राजे को आला कमान पसंद नहीं करता, इधर अशोक गहलोत को भी आला कमान पसंद नहीं करता। ये भी बात दोनों स्पष्ट है। तो दोनों ही नेताओं के बीच में आपस में दोस्ती भी है। वसुंधरा राजे और आला कमान में ऐसी बातें कही जाती रही हैं। स्थापित रूप सत्य तो है कि दोनों एक दूसरे के खिलाफ बोलते हैं, लेकिन अंदर खाने की दोस्ती भी है, ये माना जाता है। तो ये भी माना जा रहा है कि ऐसी स्थिति में जब बहुमत के करीब दोनों पार्टियां हो, तो दोनों की मनोकांक्षा है कि ऐसी स्थिति बने कि हमारा इंपॉर्टेंस बना रहे। अशोक गहलोत के लिए सुविधा स्पष्ट बहुमत नहीं चाहिए कांग्रेस को। अशोक गहलोत को चाहिए 100 से थोड़ी कम सीटें, ताकि वो वैसे ही निर्दलीय या किसी और के समर्थन से आला कमान को बोले कुर्सी तो मैं छोड़ना नहीं चाहता, लेकिन कुर्सी हमसे जाती ही नहीं है। तो अशोक गहलोत को भी यही चाहिए, उनको पूर्ण बहुमत नहीं चाहिए। और वसुंधरा राजे को भी यही चाहिए। तो वसुंधरा तेरी खैर नहीं बोलने वालों को वो जवाब देंगी जब बहुमत से थोड़ी कम सीटें आएंगी। तो बहुमत से थोड़ी कम सीटें आएंगी या बहुमत के करीब आएंगी, तो वसुंधरा राजे का कुनबा इतना बड़ा है कि उनको इग्नोर नहीं कर सकती। वो अड़ जाएंगी कि हम बनेंगे सीएम तो बनाना पड़ेगा। तो ये हालात दोनों स्थिति में है। तो इस वजह से हम इस फैक्टर को भी अभी छोड़ देते हैं कि चुनाव में फिर आते हैं मूल रूप से चुनाव नतीजे क्या होंगे, इसके बाद वो सारी चीजें होंगी। लेकिन बिल्कुल। अब जैसे कांग्रेस के बारे में हम इतनी सारी बातें पॉजिटिव कर लिए कि ये जीतने जा रही है, इसके लिए माहौल ठीक है, पहले से बेहतर है, वो जीत सकती है। लेकिन फिर भी ये कोई स्पष्ट बहुमत से जीतेगी वाले हालात नहीं है, तो क्यों है, इसको भी तो देखना पड़ेगा। बीजेपी का सबसे मजबूत पॉइंट क्या है? बीजेपी का सबसे मजबूत पॉइंट कानून व्यवस्था का मुद्दा है, जो जनता को समझाने में कामयाब रही है कि राजस्थान सबसे वैसा प्रदेश है जहां कानून व्यवस्था की स्थिति बहुत बुरी है। अब ये अलग बात है कि अब इसका कितना भी काउंटर दे, वहां कैसे हुआ, मणिपुर में कैसे, ये काउंटर अलग चीज है। लेकिन मतदाताओं के बीच बीजेपी अगर कोई एक मुद्दा समझा पाने में सफल है तो वो कानून व्यवस्था का मुद्दा है, क्योंकि एक से एक एग्जाम्पल आते रहे। दूसरा पेपर लीक भी है। हम जितना भी पूछे कि गुजरात में क्यों नहीं करते, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में पेपर लीक का मामला क्यों नहीं उठाते, लेकिन इन प्रदेशों में पेपर लीक को लेकर आंदोलन नहीं हुए हैं, ये मार्केबल बात है। आंदोलन तो राजस्थान में हुए हैं पेपर लीक को लेकर के। तो पेपर लीक मुद्दा राजस्थान का जनता का बनाया हुआ है। अगर पार्टी बनाएगी मुद्दा तब तो इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, पार्टी तो बनाती रहती है, यूपी में नहीं बन पाता है, लेकिन राजस्थान में भी नहीं बन पाता, लेकिन जनता ने, युवाओं ने बनाया है मुद्दा। तो ये मुद्दा गहलोत सरकार के खिलाफ है, जिसको सचिन पायलट ने जुबान दी थी। और सचिन पायलट, भाई ये कौन नहीं जानता, गुर्जर समुदाय के किसी भी व्यक्ति से बात कीजिए, वो कहता है कि हमारे साथ धोखा हुआ है। भाई हमें कहा गया था कि 2.5 साल मुख्यमंत्री सचिन पायलट बनेंगे, हम लोग को पता था, लेकिन नहीं बनने दिया गया। तो गुर्जर एक मुफ्त वोट वैसे नहीं करने वाले हैं जैसा पिछले बार करने जा रहे हैं। सचिन पायलट कहते तब भी नहीं करेंगे, ये रियलिटी में फर्क आया है।
यही सब वो कमियां हैं जिससे आप, नहीं तो कांग्रेस स्पष्ट रूप से जीत रही होती, बड़े बहुमत से जीत रही होती। बड़े बहुमत की ओर नहीं है और सामान्य बहुमत आ जाएगा हमें लगता है। तो इसका कारण बीजेपी की कमियां हैं, कांग्रेस की मजबूती ऐसा नहीं है। जैसे तमाम गारंटियां भी हुई हैं, कही गई हैं, लेकिन ये गारंटियां चुनाव के एन वक्त पर आई हैं। भाई चाहे आप ये हाल फिलहाल में जो उज्ज्वला योजना की भी है या बिजली को लेकर के सारी घोषणाएं 4-5 महीना पहले से हैं, लेकिन पॉजिटिव बात है कि उन्होंने अमल किया है। अमल किया है, यही पॉजिटिव है। अगर बीजेपी के संदर्भ में ये बात उठती है, जब वो जैसे कहती है कि उज्ज्वला योजना में हम सिलेंडर के दाम कम कर देंगे, वैसे ही काउंटर क्वेश्चन उठता है कि खाली राजस्थान में कम करेंगे, बाकी जगह पर क्यों नहीं कम किया, अब तक कम क्यों नहीं किया। तो ये फायदा कांग्रेस को है कि कांग्रेस से ये सवाल नहीं पूछे जा सकते, क्योंकि मैं सुनील जी की बात था ना, सुनील जी आपको क्या लगता है कि पूरे राजनीतिक परिदृश्य की, जैसे प्रेम जी ने कहा कि जो मुख्य मुद्दे हैं कि चाहे पेपर लीक वाला विषय रहा हो, उसमें सचिन पायलट ने जैसे उन्हें मुखरता के साथ अशोक गहलोत की आलोचना भी की थी, तमाम तरह के मुद्दे भी हैं, कानून व्यवस्था की उन्होंने बात की। लेकिन अगर हम देखें सोशल वेलफेयर की स्कीम, क्या उसका जगह लेती दिखाई देती है इन सब मुद्दों के ऊपर? सोशल वेलफेयर की जो बातें हैं वह ज्यादा प्रमुख रूप से राजनीतिक मुख्यधारा में है इस समय? निश्चित रूप से है। सवाल है कि लोगों के जीवन से जुड़े हुए अगर जो मुद्दे हैं, अगर आप उनको संबोधित करने का प्रयास करते हैं, तो वो तो प्रमुख प्रमुख स्थान लेंगे ही लेंगे। अगर आप उनके जीवन में बेहतरी लाने की बात करते हैं, तो मुद्दे लेंगे ही लेंगे। मुद्दों के ही आधार पर अगर आप राजनीति करेंगे, तो लोगों का विश्वास आपके प्रति बढ़ेगा, लोग आपसे आकर्षित होंगे। अगर आप महंगाई दूर करने की बात करते हैं, अगर आप लोगों को रोजगार देने की बात करते हैं, अगर आप असंगठित क्षेत्र के लोगों के का हित चिंतन करते हैं, लोग आपको आपकी तरफ आएंगे, आपको आकर्षित होंगे वो। इसके बगैर तो संभव नहीं है। गवर्नेंस के जो मुद्दों को कांग्रेस ने आगे किया, उन्हीं मुद्दों के आधार पर उसकी विश्वसनीयता बढ़ी है। और ये सही है कि अगर आप जो अन्य मुद्दे थे, जिन मुद्दों को लेकर के आप गहलोत सरकार के ऊपर हमले हो रहे थे, अगर उनको भी उन्होंने और तरीके से एड्रेस किया होता, उसके ऊपर और मुखर हुए होते, तो मुझे लगता है कि और बेहतर स्थिति होती। क्योंकि जिस आप भावनात्मक मुद्दों को आगे ला करके बहुत समय तक राजनीति नहीं कर सकते। लोग आपके साथ आएंगे नहीं, और ये दिख रहा है। मतलब अगर आप मणिपुर में आग लगी हुई है, तो मिजोरम में आप वोट मांग लेंगे बिना कुछ काम किए, बिना गए, बिना उनकी समस्याओं का समाधान किए। संभव है क्या ये? अगर तेलंगाना के लोगों के सामने जो समस्याएं थीं, वहां उस सरकार के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे थे, तो उस पार्टी के सहयोग से आप संसद में अपनी कार्रवाई करते रहेंगे और उस सरकार पे कोई ध्यान नहीं देंगे, लोग आपके साथ जुड़ जाएंगे, आपको उसका विकल्प मान लेंगे। संभव नहीं है ये। लोग उसी के साथ जुड़ेंगे जो उनकी समस्याओं का समाधान करता हुआ नजर आएगा, कोशिश करेगा कि हम उसके साथ जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं। कांग्रेस ने कम से कम, चाहे वो छत्तीसगढ़ में हो, चाहे मध्य प्रदेश में हो, चाहे राजस्थान में हो, वो मुद्दों की बात करे। वो कह रही है कि हम किसानों को कैसे बेहतर जीवन दे सकते हैं। अगर वो जाति का सर्वेक्षण की बात कर रही है, तो गिनती की बात नहीं कर रही ना। वो कह रही है कि जो सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, शैक्षणिक रूप से पिछड़े लोग हैं, उनको आगे लाने के लिए हम क्या प्रयास कर सकते हैं, हम प्रयास करेंगे। विद्यार्थियों को बेहतर, वो कह रहे हैं केजी से लेकर पीजी तक हम निःशुल्क शिक्षा देंगे। और छत्तीसगढ़ में उन्होंने स्वामी आत्मानंद के नाम पर 600 से ज्यादा स्कूल उन्होंने खोले, जिसमें अंग्रेजी माध्यम के भी स्कूल हैं। आदिवासी इलाकों में उन्होंने स्कूल खोले, करते हुए दिख रहे हैं ना। कम से कम अगर वो चिरंजीवी योजना की बात करें, तो चिरंजीवी योजना को लागू करके दिखा रहे हैं कि हम लागू कर रहे हैं। राजस्थान के विभिन्न शहरों में ऐसे लोग मिल जाएंगे जो चिरंजीवी योजना के लाभार्थी हैं, और उन्हें कोई भेदभाव नहीं है, राजस्थान के नागरिक होने चाहिए उनको। स्वास्थ्य के आधारभूत संरचनाओं को उन्होंने विकसित किया है। ये सवाल हैं। इन सवालों के ही आधार पर कांग्रेस ने अपनी विश्वसनीयता कायम की है, और कम से कम जो एंटी इनकम्बेंसी का माहौल था, उसको शिथिल, उसको कमजोर किया। और इसीलिए कम से कम जहां सत्ता में बनी हुई है, वहां पे ये लग रहा है कि चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे राजस्थान हो, वह लोगों के मन में, एक वर्ग के मन में है कि सरकार को बनाए रखना है। और मध्य प्रदेश में है कि सरकार के विकल्प के रूप में आ सकती है। उसने राजनीतिक माहौल बनाया है मध्य प्रदेश सरकार के खिलाफ। और अगर आप राजनीतिक माहौल नहीं बनाएंगे, तो मुझे नहीं लगता है कि आपको सफलता मिलेगी जो आप चाहते हैं। भावनात्मक मुद्दों से बहुत लंबे समय तक आप राजनीति नहीं कर सकते, लोगों को आप आकर्षित नहीं कर सकते। केवल विपक्ष की आलोचना करके, जो हमारा विरोधी, उसकी आलोचना करके आप लोगों को अपने साथ जोड़ नहीं सकते हैं।
आपका समर्थक आपसे संतुष्ट रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपको पसंद करेगा वो, लेकिन जो लोग किनारे बैठे हुए हैं, वो इस बात का मूल्यांकन करेंगे कि गवर्नेंस के मुद्दों पर आपकी राय क्या है? किस तरह के गवर्नेंस आप देना चाहते हैं? और जब तक आप उसकी बात नहीं करेंगे, आप विपक्ष में रहेंगे, लोग आपकी बात सुनेंगे कि भई आपके पास करने का अधिकार ही नहीं है तो करेंगे क्या? लेकिन अगर जहाँ आप कर चुके हैं, जहाँ आप करने की स्थिति में हैं, तो लोगों के जीवन से जुड़े हुए सवालों के ऊपर आपने कौन-सी कार्रवाई की है? इस पे मूल्यांकन होगा आपके आश्वासनों का। इसलिए मुझे लगता है कि कम से कम यही वजह है कि चूँकि सरकार गवर्नेंस देती रही है राजस्थान में, उसकी असफलताएँ भी हैं, उसके कारण से एक एंटी इनकम्बेंसी का की वो लहर नहीं दिखाई पड़ रही है, जो 2013 में दिखाई पड़ रही थी राजस्थान में, आज नहीं दिखाई पड़ रही है। तो ये मुद्दों की राजनीति है और मुझे लगता है कि लोगों के जीवन से जुड़े हुए सवालों को के साथ जुड़ करके ही अगर आप राजनीति करेंगे, तो आपकी विश्वसनीयता और बेहतर रहेगी। जी। बिल्कुल ठीक कहा आपने, जो जनता से जुड़े मुद्दे हैं, अगर उन पे बात की जाती है, तो जनता का भी हित है उसमें और राजनीतिक दलों की जो विश्वसनीयता वह भी कायम रहती है। और बड़े विस्तार से आज हमारे जो पैनलिस्ट हैं, उन्होंने पूरे राजस्थान की जो राजनीतिक परिस्थितियाँ हैं, जो परिदृश्य है, उसको बड़े विस्तार से उसका विश्लेषण किया है। और मुझे विश्वास है कि हमारे दर्शकों को चर्चा ज़रूर पसंद आएगी और मैं अपने जो पैनलिस्ट हैं हमारे सुनील शुक्ला जी, हरीश जोशी जी और प्रेम कुमार जी, जिन्होंने राजस्थान की पूरी राजनीतिक तस्वीर को हमारे दर्शकों के लिए बड़ा विस्तृत उसका विश्लेषण किया है। मैं उनका आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। और मैं अपने सभी दर्शकों से भी आग्रह करता हूँ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। साथ ही संवाद इंडिया चैनल को सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे संवाद इंडिया के अपडेट आपको समय से मिलते रहे। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत अभिनंदन।